हेलो दोस्तों, द फाइनल लिप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको कम समय में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। आपको एक बात बता दें कि हमने आपके लिए स्पेशली फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 3 वीडियो बना के रखे हैं। आप इसको जाके हमारे प्लेलिस्ट पे जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट का चेक कर सकते हैं और इसके अलावा हमने आपके कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स शॉर्ट्स में भी कवर किए हैं, तो आप उसे भी जरूर देखें। इससे आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इतना ज़बरदस्त आपके पकड़ बन जाएगा कि आप इजीली इसमें से 6 मार्क्स का जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसे आप इजीली 9 to 10 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ 6 मार्क्स लाना जरूरी नहीं है, जरूरी है उसको टाइम में खत्म करना। क्योंकि आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब भी कभी अकाउंट्स का पेपर करते हैं तो आपका पेपर ही खत्म नहीं होता है, फिर बाद में आके बोलते हैं आप लोग, सर हमारा तो पेपर ही खत्म नहीं हुआ। तो इसका हमने सॉल्यूशन किया है। हम आपके साथ आपके जितनी मेहनत करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बार हम लेके आए आपके लिए सीबीएसई का 24-25 का सैंपल पेपर, किस तरह से वो सॉल्व किया जाएगा। इस चैप्टर को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट फिर भी एक बात याद रखिए, अगर आप इस पे कमांड कर लेते हैं तो ये कम समय में ज्यादा मार्क्स देने वाला है। 8 मार्क्स का तो इस चैप्टर में से नॉर्मली क्वेश्चन आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में पूछा गया है। ये आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन है और ये आपको दो पार्ट में दिया गया है, ए एंड बी। आपको ए एंड बी दो पार्ट में दिया गया है, आप देख सकते हैं इजीली। पहला पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। इनमें से कोई आपको एक पार्ट करना था, ये आपके और में आया हुआ है दोस्तों। तो आप इसमें से चेक करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। हम आपके लिए करते हैं दोनों पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से और सॉल्व करते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है। तो चलिए पार्ट ए को सबसे पहले देखते हैं। पार्ट ए देखते हैं और पार्ट ए क्या बोलता है हमें, तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखें। मैं हमेशा आपको बोलता हूं दोस्तों कि आपको करना क्या है ये जानना जरूरी है। आपको पहली ही लाइन में बता गया है कि आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिर्फ निकालना है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए करना क्या है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कि हम करते हैं क्या, तो हम करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें जो निकालना है वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सही बात है दोस्तों, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें सिंपल सा चीजें फॉलो। सबसे पहले हमें लेना है सरप्लस क्लोजिंग वाला, जिसमें हम लेस कर देंगे सरप्लस ओपनिंग वाला। दोस्तों याद रहे आप लोगों को कि जो सीबीएसई का जो पेपर्स आते हैं वो कभी कभी ऐसा लगता है होते सिंपल है, पर कभी कभी घुमा दिया जाता है। जनरली आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे उसमें आपने एक चीज गौर किया होगा कि आपका जो प्रीवियस ईयर रहता है वो यहाँ पर होता है एंड करंट ईयर यहाँ पे होता है। पर इस क्वेश्चन में आप एक बार देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पहले दे दिया है और करंट ईयर बाद में दिया है। तो ये गलती कभी ना करें। मतलब हमारे लिए जो क्लोजिंग हुआ वो कौन सा हुआ, हमारे लिए जो क्लोजिंग होगा वो होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल बात। यहाँ पर ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा और ये हमारा ओपनिंग हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो कितना था हमारा क्लोजिंग दोस्तों, क्लोजिंग होता है हमारा 5 लाख एंड ओपनिंग होता है 6 लाख। इसका मतलब कंपनी लॉस में चल रही है। तो चलिए उससे हमें क्या, हमें तो सिर्फ ऑपरेटिंग निकाल, राइट। तो 5 लाख रुपीज का हमारा क्लोजिंग है और 6 लाख रुपीज का लेस करने पर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कुल मिला के 1 लाख रुपीज हमारे पास लॉस आ रहा है दोस्तों। 1 लाख रुपए का हमें लॉस बन रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये कहलाएगा प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्स। इस पर हमने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, आप वो शॉर्ट जरूर देखें, जिसमें हमने बताया है कि जो हमारा करंट ईयर होता है वो मेड होता है, मतलब ये प्लस होता है,
और जो प्रीवियस ईयर होता है वो पेड होता है, मतलब वो माइनस होता है। तो माइनस कहाँ होगा, तो वो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मतलब अभी हमें जो करना है वो ऐड करना है पीबीटी में ये वाला अमाउंट 1,20,000। तो हम क्या करेंगे, देखिए देखते हैं दोस्तों, प्रोविजन फॉर टैक्स को हम कर देते हैं ऐड। यहाँ पे हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर आपको कोई भी बातें समझ में नहीं आती है, कुछ दिखने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अदरवाइज होता ये है कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और आप तक अगर अच्छे से जानकारी नहीं पहुंचे तो मेहनत पूरी वेस्ट हो जाती है। तो आप लोग हो सके तो कमेंट करें, हमें बताएं कि किस तरह से हमें और चेंजेस करने हैं। दूसरा, हमने फिर से शॉर्ट बनाया था एक और पर, जो था प्रपोज डिविडेंड पर। प्रपोज डिविडेंड में मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो आपका प्रीवियस ईयर है उसे आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर का अमाउंट रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया गया है, तो रिस्पेक्टिवली करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, केवल ये वाला अमाउंट आप देखेंगे, मतलब 1,50,000 को आप करेंगे ऐड। आपको किसी भी तरह से जो आपका करंट ईयर है उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कितने का था दोस्तों, क्या आप लोगों को याद है? अगर याद है तो आप लोग साथ में कर सकते हैं हमारे, जिससे आपको इजीली समझ में आए। कोई बड़ी बात नहीं होती है कोई भी चीज़ पढ़ना, सिर्फ हमें सही तरीके से आना चाहिए। ये हो गया हमारा 1,50,000 का टोटल। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हम जब करते हैं तो 1,00,000 का माइनस है, 1,20,000 प्लस है, 1,50,000 प्लस है, मतलब टोटल जो अब हमारा निकल के आया है वो है 1,70,000। ये क्या निकल के आया दोस्तों, तो इसका सीधा सीधा निकल के जो आया है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप चाहें दोस्तों तो हमारा देख सकते हैं, एक कैश फ्लो का जो हमने लिखा था वो आप चाहें तो देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छा उस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे इजीली रेफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, सबसे पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, हमें लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और ये हमारा कितना था, ये था हमारा 1,70,000। सही है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। याद होगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कैश फ्लो में एक नो फ्लो भी होता है। जब भी नो फ्लो की हम बात करते हैं तो वो आता है नॉन कैश एक्टिविटीज में, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे गुडविल अमोर्टाइज हो गया, अदर। जैसे अब इधर देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम जब देखते हैं तो एक चीज गौर करते हैं कि ये होता है करंट लायबिलिटी, ये ये आपका करंट असेट्स है, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। गुडविल आपकी इंटेंजिबल असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स है। तो इसको देखते हैं हम क्या हुआ। आपके पास पहले थे 2,00,000 रुपीज, 2 लाख का आपका गुडविल था। नाउ इट बिकम 1,50,000, 1,50,000 का आपका गुडविल हो चुका है। तो आप करेंगे क्या इसको, इसका मतलब आपका गुडविल कम हो गया है। दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैश फ्लो में, कि अगर आपका गुडविल प्रीवियस ईयर से इस ईयर में बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे, उसको आप परचेज तो लिखेंगे, लेकिन अगर कम हो जाए तो आप कभी भी उसे लिखेंगे नहीं। ये बात अच्छे से नोट कर लें, क्यों, क्योंकि गुडविल को आप कभी भी, गुडविल जो आपका है उसे आप कभी भी सेपरेटली सेल नहीं कर सकते हैं, उसे आप सेपरेटली कभी भी सेल नहीं कर सकते हैं। याद रहे, सेपरेटली आप सेल नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस की गुडविल होती है, तो बिजनेस के साथ ही ये सेल होती है। परचेज आप कर सकते हैं क्योंकि आप कई बिजनेस परचेज भी करते हैं, तो इसलिए गुडविल आप परचेज कर सकते हैं। अगर कम होता है इसका मतलब गुडविल हो रहा है अमोर्टाइज, इसका मतलब ये नॉन कैश एक्टिविटी का पार्ट है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं ऐड। ऐड हम कर लेंगे, सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, या आप लिख सकते हैं गुडविल अमोर्टाइज। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। हमने देखा 50,000 का है हमारे पास। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, जो नेक्स्ट हेडिंग आती है उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, उससे पहले हम लिख लेते हैं इसका प्रॉफिट, विच इज 2,20,000 रुपीज। हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दोस्तों ये जो आपका ध्यान रखें, ये कौन सा है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के ऊपर देखेंगे। तो इसमें दोस्तों याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब भी करंट लायबिलिटी बढ़े तो आप कैश को ऐड करेंगे, करंट असेट्स घटा मतलब आपका लेस होगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या हुआ। जैसा कि हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, करंट असेट्स प्रीवियस ईयर में आपके पास था 2 लाख, अब हो गया 2,40,000, मतलब ये आपका बढ़ गया। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम कर सकते हैं लेस। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस, विच इज ट्रेड रिसीवेबल। क्या बढ़ गया, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया हमारा, इंक्रीज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। कितना बढ़ा दोस्तों, वो बढ़ा है हमारा कितना, 40,000 रुपये से। तो हम यहाँ पे 40,000 रुपये माइनस का लिख लेते हैं, ये हमने 40,000 रुपये माइनस के लिख लिया। इसके बाद ऐड क्या करेंगे, तो करंट लायबिलिटी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी, जो ये रहा आपका, ये कितना हो गया, 1,50 का था जो 2 लाख का हो गया, मतलब 50,000 से आपका लायबिलिटी बढ़ा है। इसका मतलब इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितने से बढ़ा दोस्तों, 50,000 से बढ़ा, मतलब 2,70,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 2,30,000, 2,30,000। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने आपको पहले भी समझाया कि प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपके पास होता है, जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, वो क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का आपका क्या करते हैं, आप पेड करते हैं, मतलब माइनस, मतलब ये वाला जो आपका अमाउंट है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, आप हमारे शॉर्ट्स को भी रेफर कर सकते हैं, आपको इससे और इजी होगा। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लेस, लेस लिख देंगे इनकम टैक्स पेड। क्या लिख देंगे, इनकम टैक्स पेड। यहाँ पे आप ऊपर जो आपका प्रॉफिट है उसको लिख सकते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, मतलब ऑपरेशंस। ओके, इनकम टैक्स पेड कितना हो गया आपका, तो इट इज 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज का आपका हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे ही आप माइनस करेंगे आंसर आपके सामने होगा, विच इज 1,30,000 इज कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना आया दोस्तों आपका ये, 1,30,000। आई होप आपको ये वाला तो पूरा समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को किस तरह से सॉल्व करना है। ये आपका आंसर है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अच्छे से वीडियो को एक बार फिर से जाके देखिए और समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जा सकता है। नाउ द सेकंड हमारा जो अब हमारा जो सेकंड आता है, जो कि हमें पार्ट बी में सॉल्व करना है, वो देखिए अब वो किस तरह से होगा, वो हम कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें करेंगे। इसमें इसने बोला है कि क्या बनाना है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो को कैलकुलेट करना है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये रहा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। चलिए अब आपको सबसे पहले जो चीज़ देखना है वो है फिर से वही आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ईयर। जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ईयर है वो देखिए आप एक बार, ठीक है। ये देखिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा मेहनत किया हुआ है, एरो लगा के किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस वो गलत जगह लग गया क्योंकि हमने सोचा था इसको पहले लगाएंगे तो आपको बता देंगे कि ये हमारा करंट ईयर होता है और ये हमारा प्रीवियस ईयर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी, एक बात याद रखिए, जब भी कभी मशीनरी का एडजस्टमेंट दिया हो, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया हो, मशीनरी का एडजस्टमेंट दिया हो, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया हो, तो क्या करना है, इसका बनेगा अकाउंट। किस किस का, तो मशीनरी का भी बनेगा अकाउंट और डेप्रिसिएशन का भी बनेगा अकाउंट। तो चलिए हम बनाते हैं मशीनरी का सबसे पहले अकाउंट।
मशीनरी का नेचर क्या है, आपको सबसे पहले मशीनरी का नेचर समझना पड़ेगा। मशीनरी आपका होता है रियल अकाउंट बिलोंग, असेट होता है, ये आपका रियल अकाउंट बिलोंग होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो टू साइड में लिख देना। तो क्या करेंगे हम, टू बैलेंस डॉट डाउन करेंगे, कितने से, तो अमाउंट दिया हुआ है आपका, कितना अमाउंट दिया एक बार चेक कर लेते हैं। ओपनिंग है 20 लाख, क्लोजिंग है 28 लाख, तो 20 लाख, 20 लाख आपका ओपनिंग है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्लोजिंग भी लिख देते हैं फटाक से, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है कि सर हमें तो आया ही नहीं, क्या हुआ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग को लिख लेते हैं। ठीक है, 20 एंड 28 लाख रुपीज लिख लेते हैं। अब एडजस्टमेंट को एक बार पढ़ते हैं। अब पढ़ लेते हैं एक बार क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या बोला है इसने, कि क्वेश्चन में बोलता है ये मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, बुक वैल्यू 40,000 was lost by fire and insurance claim of ₹32,000 received। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, तो हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए 40,000 की आपकी बुक वैल्यू थी, आपको जिसमें से 32,000 तो मिल गए, मतलब टोटल ओवरऑल लॉस कितने का हुआ आपका, लॉस ओवरऑल हुआ आपका 8,000 रुपये। आपका क्या हुआ, 32,000 का आपका क्या हुआ था, बुक वैल्यू की जो आपका इंश्योरेंस था वो क्लेम रिसीव हो गया था, 40,000 का आपको लॉस हुआ था। अब 40 में से 30,000 तो आपने रिसीव कर लिया, टोटल लॉस कितने का हुआ, 8,000 का हुआ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लॉस बाय फायर अकाउंट, कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8,000 रुपीज। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कितने का आया, 32,000 का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 3,50,000। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा अब क्या, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो चलिए अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या बन रहा है, ये हमारा पूरा जुड़ के डेप्रिसिएशन आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस जो लेंगे वो क्रेडिट साइड में लेंगे, बाय बैलेंस बीडी, कितने का अमाउंट है दोस्तों, चलो चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो पहले बैलेंस बीडी चेक करना पड़ेगा हमें, किसमें, तो वो चेक करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ओपनिंग हो गया 4 लाख, क्लोजिंग हो गया 6,50,000। चलिए ओपनिंग ले लेते हैं सबसे पहले 4 लाख। दोस्तों अगर आप कोई छोटा दिखे तो आप थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है आजकल यूट्यूब में, कभी कभी मैं भी यूज़ करके देखता हूँ, जिससे इजीली दिख जाता है। तो 6,50,000। ओके, नाउ हमने क्या किया, इसके बाद चेक करते हैं हम कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 3,50,000 का हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ मतलब क्या हुआ, हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट ले लेंगे। चलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट ले लेते हैं हम, जो कि हमें चार्ज हुआ था, क्वेश्चन में ऑलरेडी चार्ज बोला हुआ है, हम यहाँ पे चार्ज लिख लेते हैं। कितना बोला था दोस्तों, 3,50,000। ओके, चलिए अब क्या बोल रहा है आगे और देख लेते हैं जरा सा। यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया, अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 2,50,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस 20,000। एक 2,50,000 की मशीन थी, जो क्या हुआ, वो हुआ ये कि वो 20,000 के लॉस में सेल किया गया। क्या किया गया, 20,000 के लॉस में सेल किया गया, मतलब सीधी सीधी बात ये हुई दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। हमारे पास जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जा रही वैसे वैसे हम इसे नोट डाउन करते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया, कितने की मशीन थी जिसमें हमें लॉस हुआ, 2,50,000 की मशीन थी। ठीक है, उस पर क्या हुआ, तो अब मशीन में ट्रांसफर कितना हुआ डेप्रिसिएशन, वो तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से ये टोटल कितना हो रहा है, 7,50,000। कितना हो रहा है ये दोस्तों, 7,50,000। क्लियर है, 7,50,000, ये आ गया हमारा 7,50,000 यहाँ पे भी। अब एक चीज और चेक कर लेते हैं हम, क्या देख लेते हैं,
कोई और एडजस्टमेंट दिया हो, कुछ भी एडजस्टमेंट ऐसा जो हमें दिक्कत दे रहा हो? क्लियरली समझ में आ रहा है? अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 2,50,000। क्लियर है दोस्तों? कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रहा है आपको? चलिए, तो कितने का हो गया यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमारा टोटल? टोटल डेप्रिसिएशन जो हम मशीन में ट्रांसफर करेंगे वो कितना हो जाएगा? विच इज 1,00,000 रुपीज। हमने माइनस किया, ये आ गया 1,00,000 रुपीज। अब इस 1,00,000 को हम ट्रांसफर कर देते हैं सीधा सीधा उठा के, कहाँ पर? तो यहाँ पर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम वहां से लेके आए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का हो जाएगा? 1,00,000 रुपीज का हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सीधा देखते हैं। एक 2,50,000 की मशीन थी, जिसको हमने 20,000 के लॉस पे बेचा, जिस पे डेप्रिसिएशन हमें कितने का लग गया था? 1,00,000 रुपए का लगा था, राइट? कितने का लगा था हमें? 1,00,000 रुपए का लगा था। समझ में आ रही बात दोस्तों? एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि छूट गया हो। सीधा सीधा देख के आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो जो आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितने का लग रहा है? 2,50,000 में से आपने क्या किया? उसको चेंज किया, ठीक है? तो ये कितने का आ जाएगा आपका? देखिए एक बार, 20,000 का आपका 2,50,000 का मशीन है। यहाँ पे आ जाते हैं हम सीधे सीधे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 1,00,000 रुपए लिखा हुआ है, और कुछ तो उसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं हमें। हमें किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन तो है नहीं, राइट? तो चलिए, अब इसको हम आंसर को सॉल्व करते हैं। कितने का हो गया? 2,50,000 का मशीन, 1,00,000 का डेप्रिसिएशन, 20,000 का लॉस, तो टोटल कितना आ गया? 1,30,000, जो हमको सेल करना है। एक बार हम टोटल करेंगे इसको, कितना आ रहा है? बाय बैंक अकाउंट कितना आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। कितना हो रहा है? 8, 32, 40, 20, 60, 60 और 1,00,000, 60 और 1, 60, 60 और 28, कितना आ जाएगा दोस्तों? बताइए जल्दी यहाँ पर। 29,60,000 रुपये आता है। उसमें से कितना गया? क्या 29,60,000 आएगा? अगर मैं 1,40,000 इसमें जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? बताइए, कितना आ रहा है? ये आएगा आपका 31,00,000 रुपये। कितना आ जाएगा आपका? 31,00,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक से देखिए आप, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला मोमेंट होता है। 31,00,000, ये 31,00,000। यहाँ पे क्या आ गया आपका? परचेज टू बैंक अकाउंट के से आप परचेज कर लेंगे। कितने से? 11,00,000 रुपीज से। अब यहाँ पर दो चीज़ें नोट अच्छे से करें। सबसे पहले जहाँ भी आपने बैंक लिखा हो वो नोट कर लें। एक तो आपने बैंक यहाँ लिखा है, विच इज़ 1,40,000, और दूसरा बैंक आपने लिखा है यहाँ पे, विच इज़ 11,00,000 रुपीज़। क्लियर है दोस्तों? तो सर आपने ये किया क्यों ऐसा? दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है। जब भी हम इस तरह से करते हैं तो होता क्या है एक्चुअली में? एक्चुअल में हम ये देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है। तो उसमें कुछ नहीं हमें चेक करना होता है, हमें निकालना होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सिर्फ क्या आएगा आपका? परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है? तो यहाँ पे आप परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी का सीधा सीधा अकाउंट बना, मतलब कैश फ्लो बनाएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हेडिंग डालेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आप हेडिंग डालेंगे, और क्या कर देंगे यहाँ पे आप करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे परचेज ऑफ, अगर आप लेस करते हैं तो वो देखिए, लेस परचेज ऑफ मशीनरी। कितने का खरीदा था हमने दोस्तों? 11,00,000 रुपए का। और सेल कितने का किया? हमने सेल कितने का किया तो उसको कर लेते हैं ऐड। हमने सेल किया था, सेल ऑफ मशीनरी 1,40,000। सेल ऑफ मशीनरी कितने का था? 1,40,000। तो कितना हो गया ये? 9,60,000। तो क्या हुआ आपका? ये माइनस में आया है, मतलब आप क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब चीज़। कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो। हम होप करते हैं कि आप बहुत बेहतर ढंग से करें। क्या लगता है आपको? इसके अलावा आपका कुछ भी आया, लॉस प्रॉफिट कुछ भी आया है आपको? तो आपको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है
कभी कभी क्वेश्चन में कई गलतियां हो जाती हैं, इस बात का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो ये है कि हम जब भी क्वेश्चन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से बिगड़ भी सकता है हमारा, क्योंकि हम कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिससे कि बहुत दिक्कतें हो जाता है। दोस्तों इसमें एक बात जो आपने देखी, नोट करी, यहाँ पर जनरली गलतियां कर जाते हैं स्टूडेंट। गलतियाँ क्या कर जाते हैं कि हमने जब भी इन्वेस्टिंग में पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ क्या क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमने सिर्फ ये दो बैंक को करते हैं। पर दोस्तों एक बात सोचिए, आप आपने जब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया तो इंश्योरेंस क्लेम भी तो आपको बैंक में ही आया होगा ना। जब बैंक में आया तो हम उसको कैसे मिस कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम को ध्यान रखिए आप, इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये भी आपको आएगा कहाँ पर, बैंक में आता है। तो इसलिए इसको, ये जब हम इंश्योरेंस क्लेम लिखते हैं इसको याद रखिए कि इसको बैंक अकाउंट से ही रिप्रेजेंट करें, अदरवाइज ये गलती हो जाता है। अब हमने बैंक से रिसीव किया, दैट मीन्स हमको ये पैसे भी यहाँ पर हमें ऐड में डालने पड़ेंगे। कैसे ऐड में डालने पड़ेंगे तो दोस्तों देखते हैं हम। क्यों ऐड में, क्योंकि हमें रिसीव हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ऐड में लिख देते हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ये आपको सेम उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ जो आप सिंपल सिंपल गलतियाँ करते हैं पेपर में, इस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज ये गलतियाँ बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब ये 9,60,000 किसी भी एंगल से आपका आंसर सही नहीं होगा। ये छोटी गलतियाँ हैं जो आपको सुधारना होता है। इसका मतलब 9,28,000 का आपका यूज़ हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अब आप जैसा चाहे वैसा सोचिए कि सर को नहीं आता था, सर ने करा दिया। वो आपको लगे तो सोचिए। एक सिंपल सा काम है कि कई बार अपनी गलतियाँ छुपाना और अपनी गलतियाँ बताना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन हमें जब किसी स्टूडेंट को समझना है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी स्टूडेंट के जैसा करके देखना होता है कि कहाँ पर स्टूडेंट गलती करता है, क्यों करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब हम गलतियाँ जब करते हैं तो उस चीज़ को देखें कि कहाँ पर गलतियाँ करते हैं। एग्ज़ाम को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यही है। हम होप करते हैं कि आप बेहतर ढंग से पेपर को सॉल्व करेंगे, सारे पेपर्स करेंगे। अगर आपको हमारे पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आप हमें और अपडेट चाहते हैं कि कब चैनल पे क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए आप चैनल फॉलो कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल। नाम आपको कुछ भी कंफ्यूज करने की होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा द फाइनल लीप के आगे 10 लगा दीजिए, आपका आ जाएगा ईज़िली। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम आईडी हमारी, द फाइनल लीप 10। तो होप करते हैं कि आपके एग्ज़ाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे और बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जाना चाहिए और कैसे क्वेश्चन होगा। सो थैंक यू सो मच एंड ट्राई टू कीप लर्न ऑलवेज। ओके, बाय बाय।